जहाँ पर हाट घाट पत्थरे का, जहाँ पर हाट घाट पत्थरे का, मंदिर महल अटरियाना, अरे बड़ा निक लागे मोर मयरिया, हमारी विंध्य नगरियाना। विंध्य की पहाड़ियों से टकराती मधुर आवाज हृदय स्पर्शी है। लोकगीत कजरी इस पथरीले इलाके के लिए एक जलाशय के समान है। वास्तव में इस इलाके का समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और कहें तो राजनीति शास्त्र भी समाया हुआ है। शक्ति के उपासकों का केंद्र मां विंध्यवासिनी का स्थान भी परिवर्तन के दौर में है। मां गंगा और मां विंध्यवासिनी का अद्भुत संयोग विलक्षण है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में आने वाला भक्तों का मेला सिर्फ भक्ति ही नहीं, अर्थ और राजनीति का सूत्रधार भी बन जाता है। आस्था, संगीत, कारीगरी की उच्च कोटि विंध्य पथरीली पहाड़ियों को रंगों से भर देती है। मिर्जापुर के इन्हीं विभिन्न रंगों के साथ हम बात करेंगे विकास की, परिवर्तन की राह की। विंध्य स्थान, विंध्य निलयाम, विंध्य पर्वत वासिनी। विंध्याचल जो कि धाम है मां शक्ति का, 51 शक्ति पीठों में से एक है। तो दुर्गा मां यहाँ पर जब विराजमान हुई तो यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, लेकिन तब वो ठंडे बस्ते में ही पड़ी रही। इस वक्त जो कॉरिडोर का काम चल रहा है उससे न सिर्फ आस्था या हम कहें कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और साथ ही जो एक योजना है कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कैसे पैदा होंगे? वो ऐसे कि जब यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आएंगे और चौड़ी सड़कें देखेंगे और इस एरिया का जहाँ का अब तक विस्तार नहीं हो पाया था वो देखेंगे तो और भी लोग यहाँ पर आने के लिए आकर्षित होंगे और साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे या तमाम जो सुविधाओं के केंद्र बनेंगे, उनसे यहाँ के निवासियों को रोजगार के भी कई अवसर मिलेंगे। पिछले चुनावों ने ये साफ कर दिया है कि अब जनता को कुछ और नहीं चाहिए बल्कि विकास चाहिए और जनता उसी मॉडल को चुनती है जो कि विकास का मॉडल होता है। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि जहां पर हम मौजूद हैं ये सड़क कभी इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी। इतनी संकरी यहाँ पर गली होती थी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए आते थे उनका चलना भी दूभर होता था और खास करके जब यहाँ पर मेला लगता था तब तो यहाँ भगदड़ जैसी नौबत आ जाती थी। लेकिन अब जब कॉरिडोर जिसका काम जोर शोर से दिन रात यहाँ पर जारी है उसकी दिशा और दशा जो दिखाई दे रही है वो ये है कि सड़क अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि यहाँ पर लोग तो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां और वाहन भी चल पा रहे हैं और सीधे जब उनका जुड़ाव होगा तो मां गंगा से होगा जो पीछे है, यानी मां गंगा से होते हुए स्नान करते हुए सीधे मां विंध्यवासिनी के दर्शन तक के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में माँ का बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता। ये जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी हैं, अजन्मा हैं और इनके बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश ही जाने, मनुष्य के जानना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये जगदम्बा सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों हैं। यहाँ पर कार्य सिद्धि भी हो जाती है और उपासना तो यहाँ पर करना बड़ा ही सरल है। ये माँ का दरबार पूर्ण रूप से यहाँ पर माँ अपने गर्भगृह में हैं। यहाँ पर माँ पूर्ण रूप से हैं। पहले यहाँ पर बहुत से घर बने थे और मात्र 4 से 6 फीट का रास्ता था, जिससे श्रद्धालु आने में बहुत हिचकिचाते थे। उनका मन नहीं करता था आने का, इसलिए क्योंकि भीड़ होता था, कभी कभी इतना ज़्यादा जाम होता था, कई घंटे लग जाते थे। आज ये सरकार माँ भगवती की प्रेरणा से विंध्यवासिनी मंदिर के लिए बहुत बड़ा ये विंध्य कॉरिडोर जो लाया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक और परम आनंददायक सौभाग्यशाली समय है कि हम लोगों के समय में और आज योग्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने विंध्याचल के लिए ये सोचा कि इस मंदिर का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में या पूरी पृथ्वी पर माँ विंध्यवासिनी का ये जो मंदिर है ऐसा कहीं पर नहीं है। भगवान नारद ने भी भगवान श्री राम अवतार भगवान परम ब्रह्म विष्णु से कहा था कि विंध्य क्षेत्रे सम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोल के, विंध्य क्षेत्र जैसा क्षेत्र पूरे संसार में कहीं नहीं है। आज माननीय योगी जी के द्वारा
ये जो इतना बड़ा कॉरिडोर हो रहा है, इससे हमारी जनता बहुत ही प्रसन्न है और यहाँ पर रहने वालों का भी बहुत विकास हो रहा है। पहले ये सब रास्ते पर यहाँ पर घर थे, आज ये सब सफेद होकर के यहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी। माँ का परिक्रमा स्थल बड़ा हो जाएगा। माँ का गुम्बज बहुत सुंदर होने वाला है। ब्राह्मणों को बैठने की व्यवस्था बहुत सुंदर होगी। यहाँ पर हवन का व्यवस्था बहुत सुंदर होगा। यात्रियों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है पहले तो इतना बड़ा हो जाएगा कि सहजता से वो दर्शन कर लेंगे। बिंदस्थाम बिंदनिलयाम विद्यप्रतवासिनीम योगिनीम योगमायाम ताम चंडिकाम प्रमाम्यहम्। ये माँ जगत जननी है, ब्रह्मांड नायिका है। तीनों लोक को ये अपने हाथों पे रखती हैं और सभी का देखभाल करती हैं। हम इनके धूल हैं। कुछ समय से लोग जान पाए, काफ़ी लोग नहीं जान पाए कि इसलिए कि यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम था, लोग आते थे, लोगों को दिक्कत होता था, जिसकी वजह से कॉरिडोर का यहाँ पर आया। कॉरिडोर की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर चौड़ीकरण हुआ, पूरा रोड बन रहा है, काफ़ी यहाँ पर विकास हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी यात्री भी खुश हैं। यात्रियों को दिक्कत नहीं होता अब, और इस विकास से हम सब बहुत खुश हैं। राजनीतिक, जहाँ बात आई राजनीति की बात, तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि राजनीतिक में जितने भी यहाँ पर जो भी पार्टियां थी, वो सब अपने जेब को देख रहे थे, माँ के दरबार को नहीं देख रहे थे, माँ के भक्तों को नहीं कोई देख रहा था। जब से बीजेपी आई है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ आए हैं, जब से तब से विंध्याचल को बदलाव में कोई रोक नहीं आया और काफी विकास हुआ है और काफी विकास होगा। मैं आता था तो पतली गलियां थी, सकरी गलियां थी, एकदम आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। और आज गंगा का समुचित दर्शन हो रहा है एकदम मंदिर प्रांगण से ही, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। माननीय योगी जी की जब से सरकार आई है, तब से पूरे प्रदेश में धर्म के नगरी में उसका विस्तार हो रहा है। काशी के तर्ज पे इस समय विंध्याचल का विस्तार हुआ है, कॉरिडोर बन रहा है, जिससे यहाँ के नौजवानों को तरह तरह के रोजी रोजगार का मौका उपलब्ध हो रहा है। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से कल काशी के क्षेत्र में हॉट एयर बैलून का वहाँ पे विस्थापन हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा था, ठीक उसी तर्ज पे यहाँ पे भी दिया जाए, ताकि रोजगार का और साथ ही साथ पर्यटक का यहाँ पे और विस्तार हो, लोग यहाँ पे आए और पूरे देश विदेश में इस धर्म नगरी का और फेमस हो। यहाँ पहले आप आते होंगे, देखते होंगे छोटी छोटी सकरी गलियाँ थी, और अब कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर का चौड़ीकरण के साथ साथ सारी गलियों का चौड़ीकरण हो रहा है। उसके साथ साथ सुंदरीकरण भी होगा, और साथ ही साथ जैसे सुंदरीकरण होगा वैसे यहाँ पे लोग आते जाएंगे और यहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे रोजगार और आएंगे और यहाँ पे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सब तरक्की करेंगे। यही माँ से कामना है, योगी जी और आगे बढ़े। मंदिर के चारों तरफ ये 50 फीट का पूरा परिक्रमा मार्ग बना है। मंदिर से जुड़ने वाली सारी 5 प्रमुख गलियां को, जो कि पहले 10 फीट की थी, कोई 12 फीट की थी, सबसे अधिक थी वो 19 फीट की थी, अब वो चारों मार्ग को जो है 35 फीट चौड़ा कर दिया गया है। यहाँ से आप मंदिर से देखेंगे सामने पूरे गंगा जी, एकदम प्रत्यक्ष दर्शन होगा। माँ के मंदिर पे खड़े होके सामने गंगा जी का दर्शन होगा। ये आपकी कोतवाली गली होगी, जो कि पहले 10 फीट की हुआ करती थी, ये अब 35 फीट हो जाएगी। ये आपका पुरानी वीआईपी और ये नई वीआईपी, ये पहले 10-10 फीट की हुआ, अब 35 फीट हो जाएंगी। तो साथ ही साथ इसमें आपको सुरक्षा के साथ साथ पूरा मंदिर व्यवस्था सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा जो आप बात करके, लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर रोज आ जाते हो? यहाँ पे लगभग जब ये बना, मतलब जब ये टूटा नहीं था उस टाइम लगभग आते थे डेली की संख्या में 3 से 4 लाख, और जब से ये बन गया है तब से 24 घंटा में कम से कम आज 5 से 6 लाख आते हैं। अब 5 से 6 लाख रोजाना? जी शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए, नौजवानों के बीच में जाहिर तौर पर ये बात है कि अब जब इस एरिया का विस्तार होगा, विकास होगा, तो उनके बीच में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और यही किसी भी एक युवा का, जो एक पढ़ा लिखा युवा है या जो बेरोजगार युवा है, उसके लिए सबसे अहम बात यही होती है कि उसे रोजी रोटी कमाने का जरिया मिले, और वो अगर इस कॉरिडोर के जरिए उसे मिलेगा तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। धीरज जी, पहली बार आप मंदिर आए हैं माँ के दर्शन के लिए या पहले भी आते हैं? नहीं, हम पहले भी आए हैं, ये मेरा तीसरा चांस है। पहले में और अब में कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बहुत, मैं तो भूल ही गया कि मंदिर यहाँ 6 फीट की गलियों पे हुआ करता था, वो सकरी गली में ढूंढ रहा था कहाँ चला गया, लेकिन चारों तरफ देख रहे हैं इतनी 35-40 फीट चौड़ी सड़क बन चुकी है, काफी अच्छा लग रहा है। अब
किसी भी श्रद्धालु को, दर्शक को आराम से दर्शन हो सकता है। दूर से ही मंदिर दिखाई पड़ता है। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लिया है प्राचीन शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर के कॉरिडोर बनाने का, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और वो सराहनीय है। तो मां की महिमा अपरंपार है, अद्भुत है, और यही महिमा भक्तों को अपनी तरफ खींच ले आती है। और जब वो खुद चमत्कार देखते हैं और अपने जीवन में मां का आशीर्वाद देखते हैं तो भावुक होना तो जाहिर है। और यही बात इस जगह को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है, दिव्य बनाती है, तो इस वक्त कॉरिडोर बनने के बाद किस तरह से तस्वीर बदलेगी और लोगों में इस बात को लेकर किस तरह का अनुभव है और सुखद अनुभव है, वो हमने आपको अभी तक दिखाया। अब आगे हम आपको दिखाएंगे मिर्जापुर, जो कई और मायनों में खास है, उसके बारे में, और वहां पर लोग आखिर क्या बोल रहे हैं, अब हम आपको दिखाएंगे। आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में जो सुंदर कारपेट और दरियां बिछती हैं, वो आखिर बनती कहां पर है? मिर्जापुर वेब सीरीज में आपने कालीन भैया को तो जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको ले आए हैं उस असली मिर्जापुर में, जहां वाकई में कालीन बनते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोही, ये दो जिले हैं जहां पर ना सिर्फ सुंदर कालीन और दरियां बनती हैं, बल्कि विदेश में एक्सपोर्ट यानी इनका निर्यात भी होता है। और ये यहाँ की अच्छी क्वालिटी और यूनिक डिजाइन ही है, जिनकी बदौलत हम कहेंगे कि विदेश की अलग अलग कंपनियों से यहाँ पर जब कंपटीशन होता है तो भारत का नाम अव्वल नंबर पर आता है। यानी इन कारीगरों का हुनर ही कहेंगे कि भारत इस इंडस्ट्री में विदेश में अपने पैर जमा चुका है और वहां पर नाम भारत का बखूबी लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसको हम कहेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना। ये इंडस्ट्री अब उसके अंतर्गत आ गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोरोना के काल में बाकी पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई थी, तब भी ये ऐसा कारोबार था या ये ऐसी इंडस्ट्री थी जो मुनाफा कमा रही थी, ऐसा आंकड़े बताते हैं। अन्ना जी, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? अरे हो गया हो 45 साल करीब में। अच्छा। हाँ, काम करत 45 साल हो गया हो। हाँ। तो क्या सीखा था या कैसे आता था? नहीं सीखा, एक सीखा ही पड़त है गलैचा कालीन का। हाँ, तो एमे बहुत कारोबार बा, जैसे ताना करबे, गरद बनबे, चुनबे, गछबे, तब जब टबका कटबे तब पैसा मिले। ये टफ्टेड का काम, ये गन मशीन द्वारा हो रहा है। इसमें आज अभी जो नीचे देखे बाई हैंड था, ये देखिए मशीन द्वारा हो रहा है। इसमें इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसी हिसाब से इसका रेट भी है थोड़ा कम बेसी करके जो है। कितने तक का रेट होता है इसका मार्केट में? कई मैंने इसका डिज़ाइन के ऊपर रहता है, जैसा हार्ड डिज़ाइन या सरल डिज़ाइन जैसा हो उस हिसाब से उसका रेट रहता है। अब ये है जैसे हिसाब से ये काम कर रहे हैं तो अपना 400-500 का लगभग कर लेते हैं। कभी कभी इसे नहीं थोड़ा कम काम के तो कम से कम 300-350 तो कर ही लेते हैं। एक दिन में इनको 350 मिलता है? हाँ, इतना कर लेते हैं। कितने लोग होंगे इस गांव में जो ये काम करते हैं? लगभग 200-300 आदमी, 300 लगभग 300 लोग इसी धंधे में? हाँ, इस गांव के, बाकी बाहर के नहीं, इस गांव के लगभग 300। तो एक तरीके से कह सकते हैं हर घर में कोई ना कोई ये काम। हाँ, यहाँ का मुख्य काम यही है। ये हम करीब 50 साल से। 50 साल तो आपका एक तरीके से पुश्तैनी ही ये काम। कितना समय लगता है ये? अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है ये जो आप कर रहे हैं? ये देखिए, पहले दौर में इसका कालीन खुलता है, नथाई होता है जिस तरीके नाथा गया है। इसके बाद फीता से नापा जाता है चौकोर, मतलब छोटा बड़ा न हो। इसके बाद 4 घंटा 5 घंटा धूप में सूखता है। उसके बाद उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद जो उस कंपनी से आता है माल, उस कंपनी में पहुंचाया जाता है। यही काम है। नाटेड में तो टाइम लगता है, इसमें कम से कम 10 दिन लगेगा, और टपटेड में तो लोग 1 दिन में 2 दिन में कर देते हैं।
प्रधानमंत्री ने बोला था कि इस पूरे उद्योग को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसके लिए काम भी किए जाएंगे और किए जा रहे हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। फायदा होता दिख रहा है? अरे फायदा है तो भी हो रहा है ना। मेरे यहाँ हैंड नॉटेड, टफ्टेड, दरी एंड जकार्ड हैंडलूम्स सभी टाइप्स के, साइगी, सब डिफरेंट टाइप्स के कारपेट्स बनते हैं। और ये मोस्टली हमारे सबसे ज़्यादा जो भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये अमेरिका में, यूएसए में सबसे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे जाते हैं जर्मनी में, साउथ अफ्रीका, मेनी कंट्रीज, 3 to 5 कंट्रीज जो हैं जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ का कारपेट्स हैंड नॉटेड, जो हाथ से बनी हुई कालीन होती है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। बुनकर जिनको बिनने में समय लगता है और कम से लगभग 70 प्रोसीजर होते हुए तब एक कालीन तैयार होता है, और इसलिए यहाँ का कालीन सबसे ज़्यादा डिमांडेड है और बहुत मजबूत होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है, इसलिए डिमांडेड है। ये बहुत अलग अलग तरीके के आपके इर्द गिर्द कालीन बिछे हुए हैं, क्या क्या खासियत है और अलग एक दूसरे से कैसे हैं? जैसे कि आप ये नीला वाला देख रही हैं, ये प्योर सिल्क और लिलन का बना हुआ है। ये तिब्बती कारपेट है। ये तिब्बती, एक तरह से इसको नेपाली कारपेट भी बोलते हैं, जो कि नेपाल में भी ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। प्रिंस जी, जब कोरोना का समय चल रहा था तो यहाँ से आंकड़े ये आ रहे थे कि उस टाइम पर भी जो ये इंडस्ट्री है वो काम करती रही, प्रॉफिट में रही। सच्चाई क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर हम इसकी कमाई की बात? जी, ये इंडस्ट्री प्रॉफिट में रही। इस सिटी में क्या है कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनमें समय लगता है भेजने में। तो हमारे जो कोविड के पहले के थे, कोविड-19 के पहले के जितने भी ऑर्डर्स, वो हमारे बुनकर उसी पीरियड में तैयार करते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि वो बेरोजगार हुए। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें कोई बेरोजगार नहीं रहा उस समय। सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ आपकी इंडस्ट्री को मिल रहा है? सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, और आई भी हैं। ODOP करके कई योजनाएं ऐसे हैं कि बहुत लोग उसके लाभ ले भी रहे हैं। और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आपके लाइसेंस है, सारी प्रोडक्ट जितने भी चीज़ है गवर्नमेंट देती है, मिल रहा है लाभ। और कुछ बुनकर के लिए जो भी आया, बुनकर कार्ड है, जिनके पास बुनकर कार्ड है, तो सरकार के द्वारा उनको लूम भी प्रोवाइड कराया गया बिनने के लिए, कि उनको मदद हो। उनको लूम अपने तरफ से सरकार दी है, बिना कोई पैसा लिए उनको सब्सिडी में वो बिन सकें। प्रोत्साहन पुरस्कार भी उनको दिया जाता है। इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, और आगे चल के ऐसे ही सरकार सबका मदद करती रही इस इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री फिर से पहले जैसी डिमांडेड हो जाएगी मार्केट में। जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उसका फायदा कई नए बुनकरों को भी मिल रहा है क्या, और खासकर जो रोजगार के अवसर हैं वो देने का काम कुछ है? जी, ये जो है नए बुनकरों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिनको पैसे की जरूरत है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप एक कह सकते हैं, स्टार्टअप बिजनेस के लिए। तो इसके अधीन ये जो अपना गवर्नमेंट दे रहा है स्कीम, इसके जरिए उनको मदद भी मिल रही है, उनको सरकार से पैसे मिल रहे हैं लूम लगाने के लिए, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वो इसका लाभ लेके इस इंडस्ट्री को बढ़ा भी रहे हैं, और कई लोग को रोजगार भी मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, इस योजना के तहत। मेरे फैक्ट्री में तो तरह से मान सकिए तो 400-500 लोग रोजगार कर रहे हैं, 400 से 500 लोग जिनको मैं काम दिया हूँ। जैसे इसमें कई प्रोसीजर होते हैं, आपको जैसे हम पहले भी बता चुके कि 70 प्रोसीजर होता है। तो कुछ लोग हैं डाइंग प्रोसीजर, जो डाइंग करते हैं, मैं उनको डाइंग के लिए काती देता हूँ, तो उनके अंडर में भी 100-200 लोग काम कर रहे हैं। तो एक जरिया है कि हमारे थ्रू उनको भी व्यापार मिल रहा है। मटेरियल हुआ वूल, जो हम लोग काती खरीदते हैं, उसके लिए भी वो बुनकर अपना रखे हैं या फिर बनाने वाले रखे हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है इसी के तहत। बिनने के लिए अलग प्रोसीजर, तो ऐसे 70 प्रोसीजर हैं जिनके किसी न किसी को कुछ न कुछ लाभ इस इंडस्ट्री में हो रही है। मिर्जापुर वो जिला है जहां की म्युनिसिपल काउंसिल को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं उसके लिए
अव्वल नंबर दिया गया है, यानी उसके लिए अवार्ड मिला है। किस तरह के घर बन रहे हैं वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और यहाँ पर एक ऐसे ही घर में हम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत, जिनको ये मकान बनाने के लिए राशि मिली और उन्होंने इस मकान को तैयार किया है। आपके नाम पर ये घर है, कैसा एहसास हुआ है आपके नाम पर अपना घर, अपनी छत? बहुत दिक्कत से रहते थे हम लोग, बहुत दिक्कत होता था। जब मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। पहले कैसे रहते थे? पहले किस तरह का घर? 3 सेट था पहले, उसी में हम लोग रहते थे। और 3 शेड था यहीं पर, उसी में रहते थे। तो प्रधानमंत्री की योजना ने आपका एक तरीके से सपना साकार किया? हाँ, सपना सब कुछ साकार किया। क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए बल मिलता है जब अपने नाम पे घर होता है। तो देखिए, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर इन्होंने घर को सजाया संवारा है और अपने घर का जो इनका सपना था, पहले जिस तरह से राधा देवी बता रही हैं कि टीन की छत थी और जैसे तैसे रहते थे लोग इसी जगह पर, लेकिन अब जब अपना घर बन चुका है और पक्का घर बन चुका है तो देखिए बच्चों का भविष्य भी उज्जवल है। जो मोदी सरकार ने ये काम किया है कि जनता को डायरेक्ट उसके खाते में 2.5 लाख रुपए देकर जो ये परियोजना उन्होंने लाभ निकाला है, उनके डायरेक्ट खाते में जाता है, उससे जनता को एक हौसला मजबूत होता है। और वो मतलब थोड़ा बहुत तो सरकार के ही 2.5 लाख रुपए सरकार का मिल जाता है, कुछ अपने पास जिससे भी पैसा लगा के आदमी अच्छा से अच्छा और बेहतर घर बनवाने का प्रयास करता है। और इससे पहले तो बहुत काफी आवास वगैरह, इंदिरा आवास और मायावती के सरकार में आवास योजना आई थी, लेकिन इस तरह का उसमें नहीं था। उसमें अपने मन से बना के देते थे। उसकी छतें जब देखिए छत खराब हो गई है तो फिर ईंटें हिलने लगते थे, मतलब कायदे का उसमें कुछ काम था नहीं, ठेकेदारों के माध्यम से होता था मैम। और ये जो हो रहा है ये मतलब अपने माध्यम से अपने हिसाब से आदमी कर ले रहा है, अपना पैसा लगा के, अपना मेहनत करके, कुछ अपने पास से पैसा लगा के बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। अब सपना तो साकार हुआ भाजपा सरकार से, ये तो है कि एक छत मिल गई और एक अच्छा घर बन गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो यहाँ पर लोगों के पास तक पहुँच रहा है। ये भी एक ऐसा ही घर है जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी बनकर कुछ समय बाद लगता है कि तैयार हो जाएगा। हमारा बच्चेला नाम है, हमारे ही सब ये परिवार हैं। हाँ, जो दिए हैं सरकार योजना ना 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, इसे हम लोग और अपना लगा करके बनवा रहे हैं। बहुत अच्छी है कि हम लोग चाहते हैं कि और बढ़िया से बढ़िया बनवा दें। इसके पहले तो नहीं था, कच्चा वच्चा था, मिलने पर हम लोग ने बनवा रहे हैं। अब कच्चा था, इसके पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, पानी उनी लगता था। पहले तो बहुत कुछ लोग आए थे मगर में कुछ नहीं किए। जब से ये सरकार आई है बहुत कुछ किया है, अब बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब खुश है। देखिए, आवास तो यहाँ पर बने ही है, लेकिन इसका अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन जिसकी प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं, उसके तहत भी यहाँ पर लगता है कि कुछ काम किया गया है, क्योंकि जो बताया गया है उसके जरिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सीवर का काम हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। सड़क यहाँ पर बनी है, यहाँ पहले सिर्फ मिट्टी हुआ करती थी और इसी तरह से खुले में बच्चे यहाँ पर खेला करते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से पक्की ईंटों से या पक्की सड़क बनाने की जो योजना है उस पर भी काम शुरू हो गया है। जी, पहले यहाँ पर एक ऐसे ही कच्चा मिट्टी का रास्ता था, खरंजे के टाइप का, तो उसे इसे तोड़ा के बढ़िया से एकदम सीवर वर डाल के बनाया गया है। इंटरलॉकिंग भी लगी हुई है यहाँ पर, ये जो मोदी जी की तरफ से आया है सब उसी वजह से बना हुआ है। सब पुरानी जो सरकारें थी जो सब बनवा ही नहीं पा रही थी, उन सब पर पैसा आता था मगर वो सब खा जाते थे, कोई बनवाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ये तो जना मोदी जी का धन्यवाद है कि आया पैसा आया उनके फंड से और ये काम शुरू हुआ। यहाँ पर लॉकिंग सब लगी एकदम बढ़िया, पानी वानी की सप्लाई भी यहाँ बढ़िया दिए हैं और आरओ पाइप भी यहाँ से गई है नीचे से। तो ये तो बात हुई उस बदलाव की जिसने यहाँ के लोगों का जीवन सकारात्मक तरीके से बदला है, ऐसा वो मान रहे हैं। लीला रामनगर के भारी कजरी मिर्जापुर सरनाम, इसी लोक उक्ति से आपको मिर्जापुर और कजरी गायकों के एक साथ एक संगम का सबूत मिलता है। कजरी जिसकी पहचान मिर्जापुर से होती है, या हम कहें कि मिर्जापुर की पहचान कजरी गायिका जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो गायक गायिका उनसे होती है, या फिर कि जगह जगह जब भी किसी घर में यहाँ जाते हैं
तो इसी तरह से धुनों की आवाज सुनाई देती है, इसी तरह से सुर सुनाई देते हैं। और हम एक ऐसे ही सुर संगीता अजीता श्रीवास्तव जी के घर पहुंच चुके हैं, जो कि कजरी गायिका है, बहुत ही मशहूर। और थाप तो आप खुद ही देख लीजिए। सुंदर जो आपने अभी कजरी गाई, उसमें आपने विंध्य क्षेत्र के बारे में बात की, मिर्जापुर के बारे में बात की। क्या किस तरह से तारीफ की जा रही थी कजरी के जरिए? देखिए, कजरी जो है वो मिर्जापुर की लोक विधा, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ की धरोहर है। और माँ विंध्यवासिनी, दो ही चीज के लिए तो मिर्जापुर जानी जाती है। तो इस धरोहर को बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो अपना इसकी प्रशंसा के रूप में हम लोग कजरी गाते रहते हैं। पावस ऋतु में गाया जाने वाला ये गीत है। पावस से वर्षा ऋतु के 4 महीने में आप देखी होंगी देश विदेश में लोग गाते हैं। हमारे भारतवर्ष के जितने शास्त्रीय गायक वादक हैं वो भी इस विधा को अपनाए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाए हैं। जैसे आप गिरिजा देवी का नाम ले सकती हैं, छन्नू लाल मिश्रा जी का नाम ले सकती हैं, मालिनी अवस्थी का नाम ले सकती हैं। इवन बिस्मिल्लाह खान भी अपने सहनाई की धुन पे मिर्जापुर कैला गुलजार वाला धुन बजाते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा। तो बड़ी खुशी होती है कि यहाँ की धरोहर, यहाँ की विधा हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान पहुंचा है, जिसके लिए हम लोग पहचाने जाते हैं। तो ये एक यहाँ की सुंदर विधा है, जिसको हम लोग जीवित रखने का, आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।